बड़े बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं, वहाँ पे ये कहा जाता है कि फिटनेस को आम करने के लिए या फिर फिटनेस के बारे में अवेयरनेस लाने के लिए नौजवानों में इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया गया है। लेकिन हम उन टूर्नामेंट्स के आगे और पीछे देखते हैं तो कोई लिंक फिटनेस के बारे में नहीं है। उसके बाद फिटनेस को लेकर एक प्लेयर में क्या अवेयरनेस हो रहा है, कौन सा टीम ये दावा कर सकता है कि बिफोर द टूर्नामेंट एंड आफ्टर द टूर्नामेंट हमारी टीम जैसे प्रैक्टिस कर रही थी उसी को कंटिन्यू कर रहा है। और एक बड़ा फर्ज है, वो फर्ज नहीं हुआ है। उन बच्चों पे हम लोग इतना फोकस्ड, इतना प्रेशर डाल रहे हैं मार्क्स को लेकर या फिर राइटिंग पे लेकर या मेमोराइजेशन पे लेकर, ये एक तरह का जुल्म है बच्चों पे। तो इस सबसे पहले इंस्टीट्यूट्स में एजुकेशनिस्ट की ज़रूरत है जी। हमारे इंस्टीट्यूट्स एंटरप्रेन्योर्स के हाथ में है, जिससे काम नहीं बनेगा। एक बॉडी से कोई इंस्टीट्यूट्स को आप अगर उठाना चाहते हो तो वो नहीं होगा। कुछ चीज़ें होती हैं जो यंगस्टर्स समझ सकते हैं, तो यंगस्टर्स को मौका देना पड़ेगा आपको कि वो आकर काम करें और सेकेंड लाइन ऑफ लीडर्स रेडी हो। आप ये कहोगे कि काम हो रहा है, हम कर रहे हैं, वो आपके हिसाब से हो रहा होगा, लेकिन जो यंगस्टर्स की जो मेथोडोलॉजीज है, उनकी जो मेंटालिटी है, हो सकता है वहाँ पे हम थोड़े का स्टार्ट हो गया। इससे पहले हम देखते हैं कि हेयर कटिंग के सिलसिले में बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स दूसरे स्कूलों में हुआ था। क्यों इस सिलसिले में क्यों नहीं हो पा रहा है? वेपिंग के सिलसिले में क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं इंस्टीट्यूशंस? पता होगी हमारे पेरेंट्स इतने मसरूफ हैं अपने दूसरे एक्टिविटीज में, वो ऑब्जर्वेशन वाला पार्ट नहीं हो रहा है। तो जो टीचर्स हैं उनको करना पड़ रहा है, लेकिन जाहिर सी बात है वो पूरा दिन तो घर में स्कूल में नहीं रहते हैं, और स्कूल में वो इतने मासूम रहते हैं कि पेरेंट्स भी कहते हैं कि पूरा दिन बच्चा घर में नहीं रहता है, आधा दिन स्कूल में रहता है, आधा दिन फ्रेंड्स के साथ रहता है। नहीं है उस पर्टिकुलर डोमेन में आप एक्सपर्टीज नहीं रखते हो अपनी, कौन सी कंपनी आपको हायर करेगा या फिर गवर्नमेंट आपको क्या किस बेसिस पे जॉब रहना है। पहली चीज है पेरेंट्स एक्सेप्ट कर लें कि दुनिया में जो भी बुराई है ये अपने बच्चे में हो सकती है, इसको डिफेंड ना करें, इसको काउंसलिंग के पीछे इसकी जो काउंसलिंग करनी है या फिर जो भी एक्शंस लेने उसके बारे में रेडी रहे। बाल के जहां महल ईमा सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले, ये इनकी इस तरह से मैं समझता हूँ मिसाल है। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपके साथ मशाइख तालिश और आप देख रहे हैं अनफिल्टर्ड बात का तीसरा एपिसोड। इस वक्त हमारे साथ भटकल के एक यंग एक्टिविस्ट इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं, जो कि अलायंस मार्शल आर्ट्स के फाउंडर हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अलायंस प्रो लर्न के। मेरी मुराद इस वक्त मोहम्मद इस्माइल से है, मैं उनको आपके सामने रूबरू करा रहा हूँ। मोहम्मद इस्माइल, हम आपका अनफिल्टर्ड बात के तीसरे एपिसोड में आपका खैर मकदम करते हैं और आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी मुख्तलिफ फील्ड में आप काम कर रहे हैं इस वक्त। मार्शल आर्ट्स की फील्ड में भी काम कर रहे हैं और यंग और बच्चों की तरबियत के लिए मोंटेसरी और इस तरह से प्रो लर्न, ये तमाम चीज़ें हैं जिसको एक मिशन के तहत आप चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें लगता है कि मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूं, अब बहुत जगह हाथ डालने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत चीज़ों में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज़ अच्छी है, लेकिन हम आगे भी बातचीत करेंगे किस हद तक ये चीज़ें कामयाब हैं और किस तरह इसको आप कामयाब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इन चीज़ों पर हम बात करेंगे। पहले मैं आपको ये सवाल करना चाहूँगा कि अलायंस मार्शल आर्ट्स का कॉन्सेप्ट क्या था और किस तरह से ये चल रहा है और किस हद तक ये आपको कामयाब होता नज़र आ रहा है? जहाँ तक अलायंस मार्शल आर्ट्स एकेडमी की बात है, वो एक आउट ऑफ पैशन स्टार्ट हुआ, जिसके पीछे मौलाना इरफान एसएम नदवी का बड़ा हाथ था। उसके मैनेजमेंट डिसीजंस में रहे या फिर फाउंडेशंस में भी उनका बहुत बड़ा हाथ रहा। आगे चलते चलते एक फुल फ्लेज एकेडमी बना, जहाँ से बहुत सारे नेशनल्स और इवन इंटरनेशनल मेडलिस्ट निकले।
और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी उसका काम चल रहा है। कहीं बहुत सारे लोगों को लगता है कि अलायंस मार्शल आर्ट एकेडमी आज फंक्शनल नहीं है। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। इसके जो ऑपरेशंस जैसे पहले चल रहे थे अभी भी चल रहे हैं, लेकिन कुछ जगहों से हमने मूव ऑन किया है दूसरे जगहों पर, तो उससे एक मिसकंसेप्शन पैदा हुआ है कि अलायंस मार्शल आर्ट्स एकेडमी भटकल में जो है बंद हुआ है, ऐसी बातें, तो ये सच नहीं है। जी। तो ये किस हद तक आपको लगता है कि कामयाब है? कितने स्टूडेंट्स इससे फारिग हो चुके हैं या कितने स्टूडेंट्स इससे फ़ायदा उठा रहे हैं? देखिए, जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, तो उस वक्त जब हम लोगों ने मार्शल आर्ट्स एकेडमी को स्टार्ट किया था, इट वाज अ वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन, जहाँ पे फीस बहुत कम थी या फिर अवेयरनेस नहीं था मार्शल आर्ट्स को लेकर। तो उस स्ट्रीट से निकल कर बच्चों को नेशनल और इंटरनेशनल मेडल्स तक, उस स्टेज तक लेकर जाना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और ख़ास करके तब जब आपके पास फुटप्रिंट्स ना हो कि कैसे जाना है, क्या करना है, तो ऐसे माहौल से निकल कर एक दिशा में जाना और वहाँ पे अचीवमेंट हासिल करना, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी कामयाबी है एज अ माय फर्स्ट इनिशिएटिव इन भटकल। तो भटकल में फ़िटनेस को लेकर आप इससे पहले भी बहुत एक्टिव रह चुके हैं, देख चुके हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ आपको पता है। फ़िटनेस को लेकर कितनी अहमियत है ये नौजवानों में, यंगस्टर्स में? तो जहाँ तक फिटनेस की बात है, तो एक बड़ा तबका ऐसा है जो फिटनेस के बारे में कंसर्न्ड है, लेकिन उससे बड़ा तबका ये है जो फिटनेस को एज अ, क्या इसको बोल सकते हैं कि प्रायोरिटी नहीं है उनकी फिटनेस को लेकर। वो उनके डेली शेड्यूल में फिटनेस को कंसिडरेशन में नहीं लिया जा सकता। तो वो ऐसे ही बस आपको खेल में या फिर बहुत सारे मैदानों में जो बड़े बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं, वहाँ पे ये कहा जाता है कि फिटनेस को आम करने के लिए या फिर फिटनेस के बारे में अवेयरनेस लाने के लिए नौजवानों में इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया गया है। लेकिन हम उन टूर्नामेंट्स के आगे और पीछे देखते हैं तो कोई लिंक फिटनेस के बारे में नहीं है। वो बस उसी मोमेंट के लिए एक फन एक्टिविटी होती है या फिर एंटरटेनमेंट होता है जिसको लेकर सब लोग एंजॉय करते हैं, फैंस भी एंजॉय करते हैं या फिर जो भी उनके सपोर्टर्स होते हैं, बहुत ही ज़्यादा उसको ओवर हाइप किया जाता है उस समय के लिए। लेकिन उसके बाद फिटनेस को लेकर एक प्लेयर में क्या अवेयरनेस हो रहा है, कौन सा टीम ये दावा कर सकता है कि बिफोर द टूर्नामेंट एंड आफ्टर द टूर्नामेंट हमारी टीम जैसे प्रैक्टिस कर रही थी उसी को कंटिन्यू कर रहा है। और एक बड़ा मिसकंसेप्शन इसको लेकर ये है कि खास करके नौजवान, ये नहीं हो पा रहा है जो फॉलोअप होना चाहिए, आप कह रहे हैं ये फॉलोअप जो करना चाहिए इसको लेकर नहीं हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि हो रहा है। तो जहाँ तक मेरा स्पोर्ट्स क्लब्स के बारे में आइडिया है, तो ये नहीं हो रहा है। उस मखसूस वक्त के लिए प्रिपरेशंस होती है, बॉलिंग पे प्रिपरेशंस होती है या फिर बैटिंग पे प्रिपरेशंस होती है। लेकिन जैसे आप क्रिकेट प्लेयर्स को देखते हो या फिर कोई भी स्पोर्ट्स हो, सिर्फ प्लेयर्स उस हद तक नहीं रहते हैं। अभी अब हम विराट कोहली की बात करेंगे तो ऐसा नहीं है कि विराट कोहली हमेशा पिच पे मेहनत करता है। लेकिन मेरे ख्याल से क्रिकेट को लेकर दूसरे एकेडमीज वगैरह भटकल में भी ओपन हो चुकी हैं। उस सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे? शायद वहाँ पे काम हो रहा है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ स्पोर्ट्स क्लब बड़े लेवल पे नहीं हो। तो ये चीज़ें हमारे अंदर आना ज़रूरी है। हमें समझना है, एक सबसे पहले रोड मैप हो, कैसे रेडी हो, फिटनेस के बारे में अवेयरनेस कैसे हो, एक बच्चे को कैसे समझाया जाए, पेरेंट्स को कैसे समझाया जा रहा है। आज ऐसे हो रहा है कि एक बच्चा स्कूल जा रहा है तो स्कूल से आने तक वो इतना थका रहता है कि ही विल बी टोटली एग्जॉस्टेड। तो हमें लग रहा है कि इसने अपनी फिजिकल जो एक्टिविटी है, उस रिक्वायरमेंट जो है, तो वो कंप्लीट किया है। ऐसा नहीं होता। आपको सही से डिफाइन करके एटलीस्ट 30 मिनट्स अ डे एंड 5 days अ वीक करना पड़ेगा अगर आपको फिजिकली एक्टिव रहना है या फिट रहना है। तो ये चीज़ों पे काम नहीं हो रहा है और एक बड़ा तबका इससे महरूम है आज। जी। तो इस्माइल, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका इस वक्त जो अलायंस प्रोलन का जो ये चल रहा है इस वक्त, इसका क्या कॉन्सेप्ट है? क्योंकि हम लोग देखते हैं इंस्टाग्राम पोस्ट पे देखते हैं कि सारा शहर इसको देखता है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट क्या है, किस मिशन के तहत जा रहा है, क्या रूट मैप है इसका, ये थोड़ा सा आप बता दें हमारे व्यूवर्स को तो बेहतर रहेगा। इससे पीछे एक स्टोरी है। जब मैंने अपना करियर बनाया कराटे के और मार्शल आर्ट्स की फील्ड में, तो
उस वक्त मुझे ऐसा लगा, चूँकि मेरा बहुत ज़्यादा लिंक था मैंगलोर के जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके साथ, उठना बैठना रहता था, फिर बार बार जाना होता था, और कई वक्त तक मैंने वहाँ पे अपनी ट्रेनिंग की। तो समझ में ये आया कि भटकल में न सिर्फ मार्शल आर्ट्स एकेडमीज़ की कमी है, बल्कि स्किल डेवलपमेंट एकेडमीज़ की भी कमी है, जी जिसकी वजह से हो ये रहा है कि जो बच्चे, अगर अब देखेंगे, खास करके मैं इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जब जाता हूँ, न सिर्फ भटकल में, इसके बाहर भी, तो बच्चों से अक्सर पूछता हूँ कि आपने जो फील्ड ली है, चाहे कंप्यूटर साइंस हो या फिर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो या जो भी है, आप क्यों कर रहे हो? तो जो जवाबात होते हैं उनके, वो इस तरह से होते हैं कि मैंने, चूंकि मेरा दोस्त है इसलिए मैंने किया, या फिर फैमिली में कोई चाहता था कि इंजीनियर बने, कोई घर से कोई जाकर इंजीनियरिंग करे, तो इसलिए मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। तो ये जो चल रहे हैं हम लोग फ्लो के साथ, ये आज भी चल रहा है, इसका मतलब हाँ, हम तो आप ये समझते आज भी हैं। चल रहा है, और ये बहुत बड़ा थ्रेट है सोसाइटी के लिए। जी। क्योंकि इससे क्या होता है कि आप एक इंजीनियर तो बना पाओगे, लेकिन जो वेल क्वालिफाइड, वेल स्किल्ड इंजीनियर है वो नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसके अंदर वो इंटरेस्ट नहीं है। उसको इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने के बाद, या फिर मैं सिर्फ इंजीनियरिंग पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, बल्कि दूसरे कोर्सेज भी हैं जी, जो जी। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, वहाँ जाने के बाद बच्चों को समझ में आ रहा है कि ये मेरे लिए गलत था, ये मेरी चॉइस नहीं थी, या फिर इसमें मैं सर्वाइव नहीं कर सकता। जबकि मैं नहीं कहूँगा कि बहुत लेट है, स्टेप बैक कर सकते हैं, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं होता है स्टेप बैक करने के लिए, क्योंकि उनके पास आगे प्लान्स नहीं होते हैं। जी। तो वो कंटिन्यू करते हैं, बाद में जाकर हम कहते हैं कि जॉब नहीं है, कोई हायर नहीं करना। जब आपके पास स्किल नहीं है, उस पर्टिकुलर डोमेन में आप एक्सपर्टीज नहीं रखते हो अपनी, कौन सी कंपनी आपको हायर करेगा, या फिर गवर्नमेंट आपको किस बेसिस पे जॉब देगा? बिल्कुल। फिर आप भटकते हो, आप कहते हो कि उस इंडस्ट्री में कोई जॉब नहीं है, ऐसा चलता है। तो इसी चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए अलायंस प्रोलर्न को बनाया गया, जिसका आइडिया ये है कि बच्चे 10th स्टैंडर्ड से पहले अपनी चीज़ को, अपनी फील्ड को समझें, अपने इंटरेस्ट को समझें। इसीलिए जो बहुत बड़ा चैलेंजिंग डिसीजन था हमारा, कंपेयर टू जो भी मैंने किया है इससे पहले, इंजीनियरिंग कोर्सेज को कॉम्प्रेस करके स्कूल लेवल पर लाना, और उनको उस चीज़ में स्कूल में रहते हुए उनको ये आइडिया देना कि कोडिंग क्या है, या फिर आप कहेंगे कि रोबोटिक्स कैसे चलता है, क्या उसके पीछे क्या क्या चीज़ें हैं। क्योंकि अब इसको लेकर बहुत फैंसी नेम्स हैं, और इससे बहुत ज़्यादा इसके बारे में मिसकंसेप्शंस हैं, जो आपको उसमें कदम रखने के बाद समझ में आएगा कि ये आपके लिए है या नहीं। तो इसी की कोशिश में हम लोगों ने अलायंस प्रोलर्न बनाया, जो अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत ही अच्छा काम कर रहा है भटकल में। लेकिन आपके जो इसके थ्रू, आपके जो पॉडकास्ट के थ्रू मैं ये कहना चाहूँगा, भटकल वॉज नेवर लाइक टारगेट। हम लोग भटकल को बेस बनाए। हाँ। हमारा टारगेट पूरे इंडिया पे करना है, या फिर यहाँ से आगे बढ़ना है। इसके थ्रू कितना काम हो रहा है उसके बारे में भी आपने मिशन बता दिया, आपका जो एक स्टार्ट करने का जो प्लान था वो आपने बातें बताई। अभी क्या काम हो रहा है इसका? अभी देखिए, पहला स्टेज हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह, शायद मैं नहीं कहूँगा कि कंप्लीट हुआ है, अभी और भी बहुत काम है। जी। इसका फर्स्ट फेज था कि हम लोग स्कूल से स्टार्ट करें। एक जो है 4th स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को ट्रेन किया जाए, न ट्रेन किया जाए बल्कि उनको समझाया जाए कि क्या है, क्यों है, कैसे होता है, इन चीज़ों में काम कैसे होता है। इफ़ कोई भी आप डोमेन में जाते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में आप हो, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या चीज़ें हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्या चीज़ें हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में क्या चीज़ें हैं, तो इस पे फोकस था। तो एक स्टेज कंप्लीट हो रहा है, फेज हमने कंप्लीट किया है। इसका नेक्स्ट फेज है कि हम प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजेस पे फोकस करें, उनको समझाएं, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने कितने इंस्टीट्यूशंस को इसके लिए अप्रोच किया है, या किसी ऑर्गेनाइजेशंस को अप्रोच किया है? अप्रोच इन द सेंस, हम लोगों ने ऑलरेडी कोलैबोरेशन किया है इसके बारे में, इस चीज़ को लेकर, और काम चल रहा है। जी। 2-3 स्कूल्स में भटकल के ऑलरेडी काम चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट हम लोगों ने वहाँ से हासिल किया है। इसकी स्ट्रेंथ क्या है, मतलब कितने स्टूडेंट्स पर आपने अभी फिलहाल काम स्टार्ट किया हुआ है? एक इंस्टीट्यूट में जहाँ भी हम लोग जाते हैं, हमारा फोकस रहता है कि कम से कम 500 बच्चे हो। जी। तो उस हिसाब से आप काउंट कर सकते हो कि 1-2 इंस्टीट्यूट्स का क्या स्ट्रेंथ होगा। जी। तो
आपकी इस अलायंस प्रोलन के अलावा भी आपने मोंटेसरी भी ओपन किया हुआ है, जिसके अभी हमने पोस्ट देखा सोशल मीडिया पर, हम लोग इसको देखते रहते हैं। तो मोंटेसरी बनाने का क्या प्लान आया आपके दिमाग में और किस तरह से वर्क कर रहा है, क्या कॉन्सेप्ट है इसके लिए? क्योंकि मोंटेसरी तो बहुत लोग चला रहे हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस चला रहे हैं, घरों में भी इसकी शुरू से चल रहा है, अभी से नहीं, भटकल में तो नर्सरी लेवल से भी चल रहा है, मोंटेसरी का कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो आपके जहन में क्या बात आई कि किस तरह से इसको अलग बनाया जा सकता था? कि जैसे मैंने आपको कहा कि हम लोगों का फोकस था कि हम फोर्थ स्टैंडर्ड से स्टार्ट करें, 10th तक जाएं। जी। लेकिन वहाँ जाने के बाद हमें ये समझ में आया, जो एक्सपेक्टेशन लेकर हम लोग जा रहे हैं फोर्थ स्टैंडर्ड के बच्चों से, जो एक्सपेक्टेशन हमें है, या फिर 4th तो बहुत छोटी बात है, बहुत छोटे बच्चे हैं, अगर 8th तक भी, 8th के बाद भी हम देखते हैं तो वो जो हमें एक बेस चाहिए था वो नहीं हुआ है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में, ये इरेस्पेक्टिव ऑफ इंस्टीट्यूट्स है, क्योंकि माहौल ऐसा है, बट के माहौल के हिसाब से, और माहौल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जी। जो आप उसको मोल्ड करोगे बच्चा वैसा बनेगा। तो हमें समझ में आया कि बेस से काम करना पड़ेगा, नीचे जाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोगों ने मोंटेसरी बनाया। मोंटेसरी में हम लोगों का फोकस ये है कि आज हम देख रहे हैं कि जिन बच्चों पे अभी तक फ़र्ज नहीं हुआ है, जो फ़र्ज है वो फ़र्ज नहीं हुआ है, उन बच्चों पे हम लोग इतना फोकस्ड, इतना प्रेशर डाल रहे हैं मार्क्स को लेकर, या फिर राइटिंग पे लेकर, या मेमोराइजेशन पे लेकर। ये एक तरह का जुल्म है बच्चों पे। तो इससे निकलने के लिए वंडर माइंड्स का हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया भटकल में, जो बहुत ज़्यादा फोकस्ड है प्रैक्टिकल लर्निंग पे। जैसे आप लोगों ने शायद हमारे वीडियोस भी देखे होंगे, बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप सिखाया गया न सिर्फ क्लास में बिठाकर, फार्मर मार्केट्स में उनको छोड़ा गया अपने प्रोडक्ट के साथ जाके, ताकि वो उस मार्केट में जाएं, सेल करें अपने प्रोडक्ट्स को, समझें कि मनी की वैल्यू क्या है, या फिर कैसे मार्केटिंग करना है, कैसे डील करना है इन चीज़ों को। तो ये कोशिश है वंडर माइंड्स को लेकर के शुरू से ही बच्चों को मोल्ड किया जाए इन चीज़ों में। जी इस्माइल, आपने अभी मोंटेसरी के बारे में बताया, इसके अलावा हम जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में तलबा को लेकर, उनकी तरबियत को लेकर, उनकी एजुकेशन के अलावा भी उनकी जो एक मिली इदारों का जो कॉन्सेप्ट होना चाहिए, उनकी बहुत जगह हम लोग देखते हैं इस वक्त वेपिंग का कल्चर शुरू हुआ है, इन तमाम चीज़ों को लेकर हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को किस हद तक इस सीरियसनेस है और किस तरह से वो काम कर रहे हैं इनके पीछे, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में, ख़ास करके भटकल का जो बारे में अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले इंस्टीट्यूट्स में एजुकेशनिस्ट की ज़रूरत है। जी। हमारे इंस्टीट्यूट्स एंटरप्रेन्योर्स के हाथ में है, जिससे काम नहीं बनेगा। आपको चाहिए कि उस पर्टिकुलर फील्ड में एजुकेशनिस्ट काम करे, जो बच्चों को समझें, उनकी चाइल्ड साइकोलॉजी को समझें, या फिर उनसे कैसे डील करना है वो समझें। देखिए बहुत सारे, आपने जैसे कहा कि वेब का जो मसला है भटकल को लेकर, तो सबसे पहली चीज़ है पेरेंट्स का अवेयर होना। अगर आप इस सिचुएशन के बारे में जाकर पेरेंट्स को बताओगे, तो पहली बात है वो सीधे सीधे मना कर देंगे इस बात को एक्सेप्ट करने से कि उनका बच्चा इन चीज़ों में इन्वॉल्व्ड है। तो इन चीज़ों को डील करने के लिए मुझे लगता है आपके इंस्टीट्यूट्स में एक तो काउंसलर होना ज़रूरी है, दूसरा है एजुकेशनिस्ट होना ज़रूरी है, इनसे काम होगा। जी, लेकिन इसमें जब इससे पहले हम लोग देखते हैं, अभी तो वेपिंग का स्टार्ट हो गया, इससे पहले हम देखते हैं कि हेयर कटिंग के सिलसिले में बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स दूसरे स्कूलों में हुआ था। क्यों इस सिलसिले में क्यों नहीं हो पा रहा है? वेपिंग के सिलसिले में क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं इंस्टीट्यूशंस? हेयर कटिंग के बारे में इतनी सीरियसनेस थी उस टाइम में, अब तो छोड़िए, लेकिन उस टाइम में बहुत सीरियसनेस था। ये वेपिंग का तो सीरियस मामला है, इसको क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं हमारे इंस्टीट्यूशंस? इस पर हम लोग बात करेंगे तो पेरेंट्स पर बात आ जाती है, क्या इंस्टीट्यूशंस का कोई रोल नहीं रहेगा? देखिए एक चीज़ है कि इन चीज़ों में, जैसे आपने हेयर स्टाइल और वेपिंग को जो कंपेयर किया, हेयर स्टाइल एक ऑब्वियस चीज़ है जो पहली नज़र में समझ में आ जाएगा कि हाँ चलो ये बंदे का हेयर स्टाइल सही नहीं है या फिर अप्रोप्रिएट नहीं है, तो आप उसकी काउंसलिंग कर सकते हो, या फिर उससे जो भी आपको स्ट्रिक्ट एक्शन लेना है ले सकता है। वेपिंग की जहाँ तक बात है तो ये ऑब्वियस नहीं होती है, ये
सीक्रेटली की जाती है या फिर बहुत सारे पेरेंट्स इसके बारे में अवेयर नहीं होती हैं। इन चीज़ों को समझने के लिए सबसे पहले बच्चे को ऑब्जर्वेशन में लाना ज़रूरी है, उसकी एक्टिविटीज़ को समझना ज़रूरी है, वो किन लोगों के साथ बैठ रहा है, क्या कर रहा है, इन चीज़ों का ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपको भी ये चीज़ पता होगी, हमारे पेरेंट्स इतने मसरूफ़ हैं अपने सही। दूसरे एक्टिविटीज़ में, वो ऑब्जर्वेशन वाला पार्ट नहीं हो रहा है। तो जो टीचर्स हैं उनको करना पड़ रहा है, लेकिन जाहिर सी बात है वो पूरा दिन तो घर में स्कूल में नहीं रहते हैं, और स्कूल में वो इतने मासूम रहते हैं कि पेरेंट्स भी कहते हैं कि पूरा दिन बच्चा घर में नहीं रहता है, आधा दिन स्कूल में रहता है, आधा दिन फ्रेंड्स के साथ देखिए, रहता है। वो जो चीज़ वो स्कूल्स घर पे रहकर, घर से बाहर निकलकर बहुत आसानी के साथ कर सकता है, वो चीज़ स्कूल में उतना अगर करता भी है तो उतना इजीली पॉसिबल नहीं है। अभी कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है कि जाएगा क्लास में वेप लेकर जाकर वेपिंग करना स्टार्ट कर देगा। ये बात पेरेंट्स को बहुत कंसर्न रहना है। पहली चीज़ है, पेरेंट्स एक्सेप्ट कर लें कि दुनिया में जो भी बुराई है ये अपने बच्चे में हो सकती है, इसको डिफेंड ना करें, इसको जी। काउंसलिंग के पीछे, इसकी जो काउंसलिंग करनी है या फिर जो भी एक्शंस लेने हैं उसके बारे में रेडी रहें। हो सकता है आपके कोई आकर मुझे कल बोले कि आपका बेटा इन्वॉल्व है ड्रग्स में या किसी और चीज़ में, तो मुझे रेडी रहना है कि क्या एक्शंस करना है, ना कि इसको डिनाई करें। ये तो ऐसे हुआ कि आपके अंदर कैंसर है, आपको डॉक्टर ने बोला आपके अंदर आपको कैंसर है, आप कहोगे कि नहीं मुझे कैंसर नहीं है, तो ये इलाज नहीं है। आज नहीं तो कल जाकर आप उसकी वजह से मर जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस मुझे समझना है, उस चीज़ को सीरियसली लेना है कि मेरे अंदर सिम्टम्स हैं, तो मुझे उन चीज़ों को देखना पड़ेगा, उसके जो भी प्रिकॉशंस लेने हैं या भी जो भी उसकी मेडिसिन लेनी है मुझे लेना पड़ेगा। तो बड़ा मसला ये है, जब भी मैं स्कूल्स में भी काम करता था तो पेरेंट्स से जब मुखातिब होने का मौका मिलता था, तो मैं जब भी, मुझे पता है कि बच्चा इन्वॉल्व है, लेकिन जब भी मैं पेरेंट्स से बात करता था तो वो कहते थे कि नहीं मेरा बच्चा तो इन्वॉल्व नहीं है। तो ये मसला है। तो इस्माइल, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आगे आपके क्या प्लान्स हैं, कि किस तरह से आप ये जो आप मिशन लेके आगे बढ़ रहे हैं इसको किस तरह से आगे बढ़ाना है, या इसको किसी अलग मास लेवल पे इसको करना है। इसके अलावा कोई और अलायंस के लगते, कोई और अलायंस ग्रुप के लगते कोई और काम शुरू करना चाहते हैं आप, क्या प्लान्स? देखिए, अभी तो जैसे मैंने आपको कहा कि हमारा एक फेज़ कंप्लीट हुआ है जी। और अलायंस का अगर जहाँ तक मैं बात करूँ तो अलायंस सिर्फ मेरे या मेरे को फाउंडर मीरा या फिर हमारी टीम से नहीं है, बल्कि इसकी दो टीमें हैं। एक है जो सामने दिखती है, जो काम करती है, और दूसरी टीम है जो R&D टीम है। इसमें अक्सरियत जो है बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के जो प्रिंसिपल्स या फिर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, ऐसे लोग हैं जो हमारे पीछे काम करते हैं रिसर्च पर। जो भी इनपुट्स उनसे हमें मिलता है, उन चीज़ों पे एक्शंस लेना, उन चीज़ों को एक तरह से सिलेबस बनाना या फिर रेडी टू सर्व करना, ये हमारा काम है जी। तो इसी को लेकर हम लोगों ने एक स्कूल में जो ट्राई किया तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सक्सेसफुल हुआ। नेक्स्ट हमारा रहेगा कि हम PUC के बच्चों पे ये करें। अगर कोई भी प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज चाहता है कि स्किल डेवलपमेंट हो या फिर स्किल फोकस करिकुलम हो, तो हम लोग बहुत हैप्पीली उसको एग्री करेंगे। नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा कि न सिर्फ प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज तक आगे बढ़कर अंडर ग्रेजुएट को भी ज़रूरत है और ऐसे कॉलेजेस को ज़रूरत है कि स्किल्स पे काम करें, न कि सिर्फ अपने एक डिग्री तक वो कन्फाइंड रहें कि वहाँ तक ही करना है। नहीं, आपको आगे बढ़ना होगा, क्योंकि एक इवोल्यूशनरी वर्ल्ड है जो हर वक्त बदल रहा है, चीज़ें बदल रही है, तो आप लोगों को इस तरह से काम करना पड़ेगा। इसी के लिए हम लोग यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म लेकर आए हैं। तो इसमें मैं जानना चाहूँगा कि आप इस वक्त ग्राउंड वर्क कर रहे हैं, ग्राउंड में हैं, और आपको पता है कि किस तरह से काम किया जाता है, किस तरह से बेहतर अंदाज में काम किया जा सकता है। आपकी नज़र में कौन ऐसे लोग हैं भटकल में जो ऐसी चीज़ों को समझ रहे हैं और आपके अलावा भी काम कर रहे हैं, और आपको लगता है कि हाँ ये काम सही हो रहा है? आपकी नज़र में कौन? मुझे ऐसा लगता है ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जी। तो जहाँ तक मैं जुड़ा था तो मैं स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन जो SIO है भटकल का, उससे एक वक्त तक जुड़ा हुआ था। तो अभी भी है, लेकिन वक्त नहीं दे पा रहा हूँ उसमें, वो बात अलग है। तो ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इन नौजवानों को आगे बढ़कर काम करने का मौका नहीं मिल रहा है। इंस्टीट्यूट्स,
कोलैबोरेशन तो कहते हैं कि हम साथ हैं। जब आप लोग उनके पास जाओगे, अपने प्रपोजल्स रखोगे, तो वो कहेंगे कि हाँ, हम भी यही चाहते हैं। लेकिन जब उसको इम्प्लीमेंट करने की बात आती है, तो हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट खुद उसको कॉन्स्ट्रेन करते हैं, उसको पीछे कर देते हैं इन चीज़ों को। हम चाहते हैं ऐसा होना चाहिए कि ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या फिर आपका यूथ कारवान हो, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनको मौका देना पड़ेगा, और ऐसे ही हो काम चलता है। सिर्फ एक बॉडी से कोई इंस्टीट्यूट्स को आप अगर उठाना चाहते हो तो वो नहीं होगा। कुछ चीज़ें होती हैं जो यंगस्टर्स समझ सकते हैं, तो यंगस्टर्स को मौका देना पड़ेगा आपको कि वो आकर काम करें, और सेकेंड लाइन ऑफ लीडर्स रेडी हो। आप ये कहोगे कि काम हो रहा है, हम कर रहे हैं, वो आपके हिसाब से हो रहा होगा, लेकिन जो यंगस्टर्स की जो मेथोडोलॉजीज है, उनकी जो मेंटालिटी है, हो सकता है वहाँ पे हम थोड़े लैक कर रहे हैं। जी इस्माइल, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे साथ आकर बात की। बहुत सारी चीज़ें हम चाहते थे कि बहुत सारी गुफ्तगू, लेकिन वक्त हमें जब इस बात की इजाज़त नहीं देता। फिर कोशिश करेंगे, फिर कभी इंशाल्लाह किसी टॉपिक पर आपसे गुफ्तगू हो। हम आपके बहुत ही मशकूर ममनून हैं। मैंने पहले ही कहा था कि आप बहुत जगह हाथ करते हैं, काम करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए बकौले इकबाल के जहाँ में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले, ये इनकी इस तरह से मैं समझता हूँ मिसाल है। ये थे हमारे साथ मोहम्मद इस्माइल, जो कि बहुत सारी टॉपिक्स पर बात कर रहे थे, अपने अलायंस प्रोलन और अलायंस मार्शल आर्ट्स, इस तरह से जो इनके फाउंडेशंस हैं, इस सिलसिले में बात कर रहे थे। मैं इनका बहुत बहुत मशकूर हूँ, और व्यूवर्स का भी आपका बहुत बहुत मशकूर हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हम कोशिश करेंगे फिर कोई नए टॉपिक्स के साथ, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ आपसे रूबरू हो। आप देखते रहिए अनफिल्टर्ड बात, और हमें सपोर्ट करते रहिए। इसी के साथ सलाम अलैकुम।